हेलो दोस्तों, आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है सुनामी। सुनामी तरंगे क्या होती हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं, कैसे आगे प्रोग्रेस करती है, कैसे आगे बढ़ती हैं और स्थल पर पहुंचकर ये क्या क्या नुकसान करती हैं, ये सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। देखिए, इसको मैं यहाँ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सुनामी जो है ये भी हमारे भूकंप और ज्वालामुखी से ही संबंधित है और भूकंप और ज्वालामुखियों की उत्पत्ति के कारण वगैरह मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी जुनून में। सुनामी हमारा टॉपिक है। सुनामी, तो सुनामी नाम दिया गया, ये एक जापानी वर्ड है। ठीक है, तो जापानीज वर्ड है ये। सु मतलब होता है पत्तन या हार्बर, जिसे कहें बंदरगाह। ठीक है, पत्तन, बंदरगाह या हार्बर कुछ भी कह लीजिए। जबकि नामी है, इसका मतलब होता है लहर। ठीक है, तो जापानी भाषा में क्या बोला गया कि बंदरगाह पर दिखाई देने वाली ऊंची ऊंची जो लहरें थी उन्हीं को सुनामी कहा जाता है। क्लियर है। और अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो क्या होता है कि महासागरीय भागों में जो भूकंप आते हैं, उन भूकंपों की वजह से उत्पन्न होने वाली उच्च ऊर्जा वाली जो लहरें हैं, इन्हीं को सुनामी कहा जाता है। कहाँ आता है भूकंप? महासागरीय भागों में। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर कि महासागरीय भागों में जो भूकंप आ रहा है उससे ये उत्पन्न हो रही है। यानी कि ज्यादातर जो सुनामी उत्पन्न होती हैं वह महासागरीय भाग में उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती हैं। ज्वालामुखी भी इसका एक कारण होता है। ठीक है, तो 80% तक जो कारण है वह महासागरीय भाग के भूकंप की वजह से सुनामी उत्पन्न होती है। ठीक है, इसको सीक्वेक भी कह सकते हैं। भूकंप को सीक्वेक कहेंगे जो क्योंकि महासागरीय भागों में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं? सबमरीन अर्थक्वेक। सबमराइन अर्थक्वेक। तो इसकी वजह से ये सुनामी उत्पन्न होती हैं और ये सुनामी लहरें जो हैं वो बहुत उच्च ऊर्जा वाली तरंगे होती हैं। अब इन सुनामी को हम देखें कि इनकी वजह से, इन सुनामी की वजह से क्या क्या होती है, किन किन कारणों से और उत्पन्न हो सकती हैं। तो देखिए, भूकंप की उत्पत्ति का और ज्वालामुखियों की उत्पत्ति का मैं आपको कारण बता चुका हूं। क्यों क्यों हो सकता है महासागरीय भागों में भूकंप? क्या हो सकता है कि कोई सक्रिय प्लेट किनारे हैं। ठीक है, तो सक्रिय प्लेट किनारे पर क्या होता है? कंटिन्यू क्षेपण हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो सकता है? क्षेपण हो सकता है। किसके परिणाम होता है ये? अभिसारी गति की वजह से दो प्लेट पास पास आ रही हैं और जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपण कर सकती है। या फिर क्या हो सकता है क्षेपण के अलावा कि ये क्षेपण ना हो करके और सिर्फ आपस में सिर्फ रगड़ ही हो, या मैं कहूं कि वलन भी हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे सक्रिय प्लेट किनारों पर। या फिर क्या होता है कि जब वलित पर्वत जब बन रहे हैं और क्षेपण हो रहा है उसी टाइम यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्लेट है वो कहाँ जा रही है? जो अधिक घनत्व वाली प्लेट है वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे जब क्षेपण कर रही है तो मैग्मा निर्माण हो रहा है और निर्माण होने से कमजोर धरातल को तोड़ के ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं। और ये ज्वालामुखी अगर तेज गति से विस्फोटक रूप से उद्गार होगा तो विस्फोटक उद्गार के कारण उच्च ऊर्जा निकलेगी, उससे भी भूकंप आ सकते हैं, धरातल में कंपन उत्पन्न होगा। ये सब सक्रिय प्लेट किनारों के पे हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि कहीं भी भ्रंशन हो रहा हो। ठीक है, हो सकता है दो टेक्टोनिक प्लेट दूर जा रही हो, अपसारी गति हो रही हो, इस वजह से हो सकता है। या कहीं भी धरातल में सागरीय भागों में भ्रंशन की गतिविधि हो तो उससे भूकंप उत्पन्न हो सकता है। या और क्यों उत्पन्न हो सकता है? इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था कि जो सी माउंट होते हैं जिनका निर्माण ज्यादातर किससे बन रहा था? हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म से बन रहा था। ये सी माउंट टूट कर गिर जाए तो इससे बता, मतलब कोई भी कारण हो, मगर जो सबमरीन पार्ट जो हैं, जो महासागरीय भाग जो हैं, उनमें जो भूकंप आएगा उससे उच्च ऊर्जा वाली तरंगें उत्पन्न होंगी जिन्हें सुनामी कहा जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, सुनामी की अपनी कुछ खासियत होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं सुनामी की। क्या क्या विशेषताएं होती हैं सुनामी की? देखिए, जो सुनामी तरंगे जो होती हैं हमारी, उन तरंगों की जो उत्पत्ति है, देखिए ये भाग है, मान लीजिए यहां पर भूकंप आया। ठीक है,
यहाँ पर जब भूकंप आएगा तो भूकंप आने की वजह से यहाँ पे तेज क्या होगी, तरंगे निकलेगी, भूकंप ऊर्जा निकलेगी, भूकंप तरंगे निकलेगी। तो इसकी क्या खास बात होती है कि जब भूकंप तरंगे स्टार्ट होती हैं, जब भूकंप उत्पन्न होता है, जब धरातल पर वो पहुंचने वाली होती हैं, क्या सुनामी लहरें जब पहुंचने वाली होती हैं, उससे लगभग 4-5 घंटे पहले क्या होता है, सागर तटीय क्षेत्र जो होते हैं इनसे जल जो है वो पीछे हटता है। ये पहले यहाँ जो सागर तटीय जल है वो पीछे हट जाएगा, मतलब जो हमारे जो बीच होते हैं, जो सागर तटीय क्षेत्र होते हैं, उनमें जल रिसेशन करता है, पीछे की ओर हटता है। तो ये एक पहचान होती है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जब उच्च ऊर्जा निकलती है तो इस चीज को उच्च ऊर्जा निकलती है तो यहाँ एक जल का गहरा भाग बन जाता है जिसमें जल एक बार अंदर जाता है, ठीक है। तो इससे ये पूरा जल पीछे हटेगा। जब यहां से ये ऊर्जा निकलेगी तो एक बार तो क्या होगा, अचानक लहर उत्पन्न होगी। और ये याद रखना है कि देखिए ये लहर जो होती है इसमें क्या होता है, ये तो होता है सरंग और ये क्या होता है, गर्त, क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्या होता है कि इन सुनामी लहरों का गहरे सागरीय भागों में तरंग लंबाई जो है वो बहुत अधिक होती है। क्या है तरंग लंबाई? ये रही एक सुरंग और एक गर्त जो है इसको क्या बोलते हैं, इसकी कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, तरंग लंबाई। और ये जो तरंग लंबाई है दोस्तों ये बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? ये लगभग 100 किलोमीटर तक इसकी क्या होती है, तरंग लंबाई होती है। एक तरंग जो है वो 100 किलोमीटर तक लंबाई की होती है। मगर एक बात याद रखनी है कि गहरे सागरीय भागों में इसकी जो ऊंचाई है, तरंगों की जो ऊंचाई है, ठीक है, यानी कि सुरंग जो बन रहे हैं वो बहुत कम होती है, ऊंचाई कम होती है। क्यों होती है ऊंचाई कम? क्योंकि जब ये यहां से निकलेगी तो सागरीय भाग गहरे हैं, बहुत ज्यादा जल की मात्रा है, तो नीचे धरातल से घर्षण जो है वो जल का कम हो पाता है। तो उस घर्षण के कम होने की वजह से लहरें ज्यादा ऊंची नहीं उठती हैं और लंबी लंबी लहरें उठती हैं, ठीक है। तो इन लहरों की जो लंबाई है, तरंगों की जो लंबाई है बहुत अधिक होती है। इस वजह से मान लीजिए ये देखिए आप, ये एक पूरा हम माने कि तरंग की लंबाई हम यहां तक माने, ठीक है, तो ये अधिक है, इसकी फिर कम हो जाएगी। और यानी जैसे जैसे ये गहरे सागरीय भागों से और स्थल की ओर प्रोग्रेस करती है तो क्या होता है, इसकी तरंग लंबाई में कमी आती है, ये याद रखना है। दूसरा, इनकी जो स्पीड है, गति जो है तरंगों की, वो गहरे सागरीय भागों में कितनी होती है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा से लेके और 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक गमन करती हैं। इतनी तेजी से ये चलती हैं, ठीक है। तो इनकी गति बहुत तेज होती है, बहुत स्पीडली ये 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गति करेंगी, मगर इनकी तरंग की लंबाई कम है। अब ये देखिए यहां पे मान लीजिए, यहां पे कोई मान लीजिए जहाज है। अब ये जहाज जो है वो गहरे सागरीय भागों में है, तो उसके नीचे से इतनी तेज गति से जल निकल जाएगा मगर उसको आभास भी नहीं होगा कि ये सुनामी लहरें हैं। समझ गए? क्यों? क्योंकि स्थल भाग जो है उसमें घर्षण नहीं हो रहा है और सुनामी जो लहरें हैं उनकी लंबाई जो है वो ज्यादा है और ऊंचाई बहुत कम है। और ऊंचाई कम नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो जहाज है उसकी ऊपर नीचे गति कम होगी। मगर जब ये लहरें सागर तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हैं, मान लीजिए इस तरफ प्रोग्रेस कर रही हैं और ये हमारा तटीय भाग है, तो इस तटीय भाग में जब ये पहुंचेंगी तो यहाँ पहुंचते पहुंचते इनकी गति जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तरंग लंबाई कम हो जाएगी, गति कम हो जाएगी, मगर इनकी ऊंचाई जो है वो देखिए आप, ये इसकी यहां पर मान लीजिए इतनी ऊंचाई थी, यहां आते आते इसकी ऊंचाई और बढ़ गई। जैसे जैसे सागरीय तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रही है ऊंचाई और बढ़ रही है, और यहां आप देखिए इसकी ऊंचाई देखिए, यानी कि जैसे ही सागर तटीय क्षेत्रों के पास आएगी तो स्थल भाग जो है वो, मगर सागर जलतल जो है वो क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। तो जब स्थल भाग जो है वो क्या हो जाएंगे, जब यहाँ आ जाएंगे, स्थल भाग के पास जब आ जाएगी तो इसमें क्या होगा, स्थल भाग से इसमें घर्षण होगा और उससे बहुत ऊंची ऊंची कितनी हो जाती है, लगभग 30 से 40 मीटर की ऊंचाई तक ये
ऊपर उठ जाती हैं। समझिए, एक पूरी दीवार की तरह ऊपर उठ जाती हैं और आने के बाद यहाँ पे टूट जाती हैं। तो ये भाग क्या कहलाता है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं शोलिंग इफेक्ट। इसको शोलिंग इफेक्ट कहते हैं। एक टर्म होती है जिसमें ये सागर तटीय क्षेत्रों के पास आकर के ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो स्थल भाग है वो क्या होता है, अब जल का जो है तल वो कम हो गया है और सागर स्थलीय भाग जो है वो क्या कर रहा है, इसमें घर्षण उत्पन्न कर रहा है। क्लियर है? तो ये सुनामी की खासियत होती है कि ये यहां जाकर के सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। तो ये सुनामी का कारण मैंने आपको बताया, सुनामी में कैसे कैसे तरंग उत्पन्न होती हैं, कैसे गर्त होते हैं और कैसे इनकी लंबाइयां बढ़ती हैं सुनामी की। ठीक है, तो अब देखिए ये कहां ज्यादा होंगी, सुनामी तरंगे कहां ज्यादा होंगी। देखिए सुनामी तरंगे जो हैं, जहां भी लहरें हैं, वो ज्यादातर जो है हमारे प्रशांत महासागर में देखने को मिलती हैं। और प्रशांत महासागर में क्यों देखने को मिलती हैं? क्योंकि प्रशांत महासागर सुनामियों की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श जगह है। वहां पर क्या हो रहा है, प्रशांत प्लेट जो है उसका क्षेपण हो रहा है, यानी वहां क्षेपण क्षेत्र भी है, वहां भूकंप प्रोन एरिया भी है, वो ज्वालामुखी प्रोन एरिया भी है। और क्या हो रहा है वहां पे साथ साथ सी माउंट भी बनते हैं, सागर द्वीपीय चाप भी बने हुए हैं। तो ये सब कंडीशन की वजह से वहां पे भ्रंशन वगैरह भी हो रहा है। तो ये सारी कंडीशंस जो है प्रशांत महासागर में होती हैं, जो एक सागरीय भूकंप ला सके, जिसकी वजह से सुनामी उत्पन्न होती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये सुनामी होती है कि सुनामी में कैसे कैसे प्रोग्रेस करती है। बस इतना याद रखना है कि इसकी जो गहराई है, इसकी जो ऊंचाई है, वो क्या होगा, तटीय क्षेत्रों के पास आते आते बढ़ जाएगी और सागर से गहरे सागरीय क्षेत्रों में इनकी ऊंचाई कम होती है सुनामी लहरों की। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ हम यहाँ एक टॉपिक को और कवर कर लेते हैं सुनामी के साथ साथ ही, कि हमने भूकंप पढ़े हैं, वो भूकंप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भूकंपों का हम वितरण पढ़ लेते हैं कि भूकंप कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देखिए भूकंप कहाँ पाए जाएंगे, भूकंप के 3 मेजर क्षेत्र होते हैं जहां पाए जाते हैं। पहला तो क्या हो सकता है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर, तो प्रशांत महासागरीय पेटी कह सकते हैं। एक तो प्रशांत महासागरीय पेटी हो सकती है जहां पे भूकंप आते हैं। दूसरा, भूकंपों की जो बड़ी पेटी पाई जाती है वो क्या पाई जाती है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। जो महाद्वीपों के बीच पाई जाती है। ठीक है, और तीसरी जो पाई जाती है वो कहां पाई जाएगी, मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय जो कटक है वहां पे भी भूकंप आते हैं। प्रशांत महासागरीय पेटी मैंने आपको ज्वालामुखी की जब पेटी बताई थी तब बताई थी कि ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखियों की उत्पत्ति होती रहती है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी भूकंप आते हैं। अब यहाँ पे भूकंप क्यों क्यों आते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सुनामी के समय अभी मैंने बोला आपको कि क्या कि जो प्रशांत महासागरीय पेटी है इसमें एक तो क्षेपण क्षेत्र है, सक्रिय प्लेट किनारे हैं। ठीक है, और प्रशांत प्लेट का चारों ओर से क्षेपण हो रहा होता है। ठीक है, तो क्षेपण के कारण क्या होता है, घर्षण भी लग रहा होता है और बेनियाफ जोन में जब प्लेट जाएगी तो बेनियाफ जोन में जाने के बाद क्या होगा, भूकंप आएगा। तो यहां पर ज्यादातर कैसे भूकंप आएंगे, मध्यम व अधिक गहराई के, मध्यम और अधिक गहराई के जो भूकंप है वो देखने को मिलते हैं यहाँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एक कंडीशन क्या फुलफिल हो सकती है कि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट भी अधिक हो रहे हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट जब अधिक हो गए तो उससे भी, जब तेजी से विस्फोट होगा तो उससे भी क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा, भूकंप की उत्पत्ति होगी। और क्या हो सकता है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पे महाद्वीप और महासागरीय दोनों पेटी आपस में टकरा रही हैं। और जब महाद्वीप और महासागरीय प्लेट आपस में टकरा रही हैं तो जब महासागरीय प्लेट जो है उसमें क्या है, जल है ऊपर, तो वो जल जो है वो रिसकर नीचे भी जा सकता है। जल जब रिसकर नीचे जाएगा तो नीचे जाके क्या बनाएगा, जलवाष्प बनाएगा। और ये जलवाष्प जो है वो क्या करेगी, धरातल पर धक्का लगाएगी, कंटिन्यू धक्का लगाएगी। अगर वहां पर मैग्मा नहीं भी होगा, समझ गए, मैग्मा नहीं भी होगा तो भी ये जलवाष्प जो है ये ही विस्फोट करके बाहर आ जाएगी, तो इससे भी भूकंप होगा।
ठीक है। तो जलवाष्प गैस वगैरह भी विस्फोट करके बाहर आ सकती हैं, इससे भी भूकंप हो सकता है। तो ये सब प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है वो देखने को मिलता है। तो इसे कहते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। ये कैसी होती है पेटी, कहाँ होती है? देखिए, हम अंटार्कटिका से ही इसको स्टार्ट करते हैं। अंटार्कटिका से स्टार्ट होती है, यहाँ पे जैसे यहाँ अरेबस माउंटेन वगैरह है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से स्टार्ट होके ये क्या हमारा साउथ अमेरिका, पूरा साउथ अमेरिका का जो एंडीज पर्वत है उस क्षेत्र को लेगी, उस क्षेत्र को लेकर के और किसको लेंगे? उत्तरी अमेरिका को पूरा कवर करेगी। उत्तरी अमेरिका को कवर करते हुए उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ आगे बढ़ते हुए ये क्या आ गया? अलास्का आ गया। अलास्का से एल्यूशियन द्वीप आ गए। एल्यूशियन द्वीप से कहां चली जाएगी? ये एशिया के पूर्वी किनारों पे देखेंगे, वहां भी ऐसे भूकंप आते हैं। कामचटका प्रायद्वीप, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे? हमारा जापान आ जाएगा। जापान से हम नीचे आएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? फिलीपींस आ जाएगा। और फिलीपींस से नीचे क्या आ जाएगा? ये न्यूजीलैंड आ जाएगा। यहाँ पे सोलोमन वगैरह जो पूर्वी द्वीप समूह है ये आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये अंटार्कटिका तक पहुंच जाएगी। यानी कि प्रशांत महासागर के चारों ओर के जो भूकंप आ रहे हैं वो सब इस पेटी के अंदर शामिल किए जाएंगे, प्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका कारण। दूसरा और क्या कारण हो सकता है? कहां और मिल सकते हैं भूकंप? और भूकंप कहां कहां मिलेंगे? ये देखिए, हमारी जो हम बात करें मध्य महाद्वीपीय पेटी की, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी क्या है? मध्य महाद्वीपीय पेटी में जो ज्यादातर भूकंप आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? भ्रंशमूलक आ रहे हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर ज्यादातर भ्रंशमूलक भूकंप बनेंगे या संतुलन मूलक बनेंगे। मैंने आपको बताया था भ्रंशमूलक व संतुलन मूलक भूकंप बनेंगे। भ्रंशमूलक भूकंप कैसे होते हैं? भ्रंशन के कारण जो बन रहे हैं, तो महाद्वीपीय भागों के आंतरिक भागों में जहां कहीं भ्रंशन हो रहा है उस भ्रंशन से भूकंप बनते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत जो है उसके क्षेत्र में जो भूकंप आ रहे हैं वो किसका परिणाम है? भ्रंशन का परिणाम है। तो भ्रंशन मूलक भूकंप होते हैं। संतुलन मूलक भूकंप मैंने आपको बताए थे कि जब वलित पर्वतीय क्षेत्र है, तो अब आप देखिए कि जैसे हिमालय है, ठीक है, एल्प्स है, ठीक है, ये सब जो एल्पाइन ओरोजनी हुई है, ये एल्पाइन ओरोजनी के किस कारण इसको एल्पाइन पेटी भी कहते हैं, इसको एल्पाइन पेटी भी कहते हैं। एल्पाइन ओरोजनी जहां जहां हो रही है, जैसे हिमालय है, आल्प्स है, तो अल्पाइन जो पर्वत निर्माण जो है, पर्वत क्रिया हुई है, उसका ये परिणाम है कि एल्पाइन पेटी, ठीक है, इसको एल्पाइन पेटी भी कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है? हिमालय और आल्प्स क्षेत्र ये जो है, इनमें क्या हो रहा होता है कि बहुत अधिक जब ऊंचाई हो जाती है पर्वतों की, तो नदियां जो हैं वो इनको कंटिन्यू काट के क्या करती हैं? सागर तटीय क्षेत्रों में इनका अवसाद लेकर के जमा करती हैं, जो मैंने आपको बताया था। तो वहां ले जाने के बाद जब कभी सागर तली का निमज्जन हो जाता है तो ये और तेजी से ऊपर उठते हैं, और सडन जब उठने की क्रिया होती है तो उससे भूकंप आते हैं। उसे कहते हैं संतुलन मूलक भूकंप, भ्रंश मूलक भूकंप भी होते हैं। और इस पेटी का, ये पेटी किसका परिणाम है? ये पेटी परिणाम है कि यहाँ पर तो देखिए यूरेशियाई प्लेट है उत्तर में, तो ठीक है, और इधर क्या है? अफ्रीकन प्लेट है, और इधर क्या है? इंडियन प्लेट है। तो ये जो प्लेट हैं इनके आपस में टकराने की वजह से यहां पर बहुत सारे भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है जैसे हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में आने वाले भूकंप, ठीक है। इसके अलावा कौन से भूकंप? जो यूरेशिया के जैसे हैं, पुर्तगाल में, स्पेन में, या फिर हम बोले कॉकेशियस क्षेत्र में आएगा। तो एक पेटी तो कहां बनेगी? पुर्तगाल, स्पेन, कॉकेशिया होते हुए, और कहां आएगी? भारत में आएगी। भारत की हिमालय के जो भूकंप है वो शामिल करेगी, प्रायद्वीपीय भारत के शामिल करेगी। और दूसरा फिर वहां से कहां निकल जाएगी? आप देखेंगे जब मैप में, तो वहां से फिर कहां निकल जाएगी? नीचे आएगी तो यहाँ म्यांमार वगैरह के भूकंप ले लेगी। म्यांमार से इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जैसे हमारा विस्फोट हुआ था क्राकाटोआ ज्वालामुखी के कारण, क्राकाटोआ ज्वालामुखी हुआ था, उसके कारण जो भूकंप उत्पन्न हुआ था, तो इनको लेते हुए कहां मिल जाएगी? प्रशांत पेटी में आके मिल जाएगी। तो एक तो कहां से होगी? पूरा केप वर्दे, यहाँ पे केप वर्दे है, यहां से लेगी और केप वर्दे से प्रारंभ होके, और ये पूरी पेटी जो है वो इनको ये लेगी। एक क्या हो सकती है कि हिमालय के उत्तर में जाके और चीन, यहाँ पे मान लो चीन है, तो ये चीन के क्षेत्रों को भी, चीन के भूकंपों को भी कवर करेगी, तो चीन में भी ये पेटी पाई जाएगी। एक पेटी क्या होगी? अफ्रीका की जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है,
जो अफ्रीका की ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, अफ्रीका के पूर्वी भागों में जहां पर अपसारी गति के कारण क्या हो रहा है, भ्रंशन हो रहा है। इस भ्रंशन की वजह से यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट भी होते हैं और भूकंप भी उत्पन्न होते हैं। तो अब आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है कि भूकंप कहाँ मिलेंगे, आपको बस इतना याद रखना है कि भूकंप प्रोन एरिया क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो प्रशांत महासागरीय पेटी है, तो मतलब जितने भी भूकंप आते हैं उनका लगभग 65 से 70% तो भूकंप जो है वो यहीं आ जाते हैं प्रशांत महासागरीय भागों में। तो प्रशांत महासागरीय भाग जो है महासागरीय, ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है उसमें 65 से 70% विश्व के भूकंपों का यहाँ पे आते हैं। दूसरा जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है, इनमें भी लगभग 20% जो भूकंप है वो कहाँ आते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटियों में आते हैं, जहां पर यूरेशियाई प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, यहाँ पर ये ज्यादातर भूकंप आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ क्या आ रहे हैं, भंशमूलक या संतुलन मूलक भूकंप आ रहे हैं। ठीक है, तीसरा ये मध्य महासागरीय कटक, यहां भी क्या हो रहा है, मध्य महासागरीय कटक मिड ओशियनिक जो रिज बनती है वो क्यों बन रही है, मिड ओशियनिक रिज जो है वो क्या बन रही है, दो प्लेटों की अपसारी गति के कारण बन रही है। और इस अपसारी गति के परिणाम में क्या होता है, यहाँ पर भी क्या है, भूकंप उत्पन्न होते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी किसी धरातल पर किसी भी भाग में, धरातल के किसी भाग में जब भी गति होगी और वो सडन गति होगी तो क्या होगा, भूकंप उत्पन्न होगा, हलचल उत्पन्न होगी तो भूकंप उत्पन्न होगा। तो मध्य महासागरीय कटक है। अब इसमें क्या क्या हो सकती है मध्य महासागरीय कटक, कौन कौन सी होती है मध्य महासागरीय कटक, जैसे हम ले मध्य अटलांटिक कटक ले लें। मध्य महासागरीय कटक में क्या क्या ले सकते हैं, मध्य अटलांटिक कटक ले सकते हैं, मध्य अटलांटिक कटक, या फिर क्या ले सकते हैं हम, ये तो सबसे प्रोन एरिया है, मध्य अटलांटिक कटक के क्षेत्र में ही मध्य क्या आते हैं, मध्य महासागरीय कटक के जो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वो मध्य अटलांटिक कटक क्षेत्र में आते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि मध्य हिंद महासागरीय कटक ले लें, फिर उससे कम यहां आते हैं भूकंप। ठीक है, इसके अलावा प्रशांत महासागर की कटक क्षेत्र जो है वहां भी आते हैं। तो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र तो हमने बता ही दिया आपको प्रोन है, तो जितने भी भूकंप आते हैं उनका 10% लगभग यहां आते हैं मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये किस तीन पेटियां होती हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी होती है जिसमें प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित द्वीप और द्वीप चाप जो हैं वहां पर, और पर्वतीय क्षेत्र जितने हैं और महाद्वीपीय क्षेत्र जितने हैं उनमें सब में भूकंप की गतिविधि होती है। ठीक है, तो वो किसमें सम्मिलित की जाएगी, प्रशांत महासागरीय पेटी में। जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है ये वह पेटी है जिसमें महाद्वीपों के आंतरिक भागों में भूकंप आ रहे हैं, जैसे एल्प्स पर्वत है, या फिर हम बात करें कि हमारा भूमध्य सागर है उसके भूकंप है, या फिर हम बात करें कि एल्प्स पर्वत है, स्पेन है, पुर्तगाल है, कॉकेशिया है, ईरान है, भारत के हिमालय के क्षेत्र के या प्रायद्वीपीय भारत के भूकंप हैं, या फिर हम बात करें कि नीचे आने पे क्या होगा, हमारा अंडमान के क्षेत्र में कोई भूकंप आए, म्यांमार में भूकंप आए, इंडोनेशिया में आए, तो ये पूरी एक पेटी बनती हुई आ रही है, एक सीरीज बनती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये होते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी में। इसके अलावा और महाद्वीपीय भाग में अंदर कहां मिलते हैं, जो चाइना का जो उत्तरी भाग है जहां पे क्या है, येनशांग, कुनलुन पर्वत है, तिएंगशांग है, ठीक है, कुनलुन पर्वत है, तिएंगशान है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है उत्तर का चाइना का, यहाँ के भूकंप भी मध्य महाद्वीपीय पेटी में आएंगे। और अफ्रीका की जो पूर्वी जो महान अफ्रीकन घाटी है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, उसमें भी जो भूकंप आते हैं वो मध्य महाद्वीपीय पेटी में शामिल करेंगे। और मध्य महासागरीय कटक के जो भूकंप आते हैं कौन कौन से होते हैं, जैसे मध्य अटलांटिक कटक हो सकता है, मध्य प्रशांत महासागरीय कटक हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मध्य हिंद महासागरीय कटक हो सकता है, प्रशांत महासागर की जो कटक है उसमें भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये सब क्या है, मध्य महासागरीय कटक में शामिल होते हैं। क्लियर है, तो इतना कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप रीजन याद रखें कि भूकंप उत्पन्न क्यों हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ ये बन सकता है, क्योंकि सब जगह भूकंप की उत्पत्ति के कारण जो है उनमें कुछ कुछ डिफरेंस होता है और उसके अनुसार ही एक स्पेशल पेटी का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा भूकंप कंप्लीट होता है। इस टॉपिक को आज हम यहीं समापन करते हैं, इसका आज यहीं दी एंड करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। थैंक यू।